हेलो दोस्तों, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है संस्कार। ठीक है। संस्कार। संस्कारों की अगर हम संख्या की बात करें तो अलग अलग बुकों में अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग तरीके से संस्कार बताए हैं कि संस्कार कितने होते हैं, क्या है। जैसे मान लो कि हम लोग बात करें बेसिकली ऋग्वेद की, तो वेद जो है सर्वमान्य ही माना जाता है, सब सर्वश्रेष्ठ ही है। तो वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में जो है संस्कारों की संख्या 3 बताई गई है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मनुस्मृति की बात करें, मनुस्मृति में जो है संस्कारों की संख्या 13 बताई गई है। ठीक है। लेकिन जो सर्वमान संस्कार हैं, वो जो सर्वश्रेष्ठ संस्कार माने जाते हैं, जो सर्व प्रचलित संस्कार है, वो 16 संस्कार माने जाते हैं। ठीक है। तो इन 16 संस्कार, ये जो 16 संस्कार हैं, ये किसकी देन है? तो ये स्वामी दयानंद जी का देन है। ठीक है। ये स्वामी ऋषि दयानंद जी का देन है। सॉरी, स्वामी दयानंद नहीं, ऋषि दयानंद जी का देन है। ठीक है। ये जो 16 संस्कार है वो ऋषि दयानंद जी का देन है। तो अब हम लोग जो है इन 16 संस्कारों पे जो है एक संक्षिप्त जो है इनका परिचय जानेंगे इस वीडियो में। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो सबसे पहला संस्कार है वो संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार में क्या होता है? गर्भाधान संस्कार में जो है इस ये जो है जब शिशु गर्भावस्था होता है, ठीक है, जब शिशु गर्भ में होता है तब ये संस्कार किया जाता है। ठीक है। यह संस्कार क्यों किया जाता है? यह जो है उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए संस्कार किया जाता है। ठीक है। उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए जो है यह संस्कार किया जाता है। और उसके बाद में जो है सेकंड आता है, जो दूसरा संस्कार है वो है पुंसवन संस्कार। ठीक है। पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार क्या होता है? पुंसवन यानी इससे नाम से ही पता चलता है कि संस्कार क्यों किया जाता था। ठीक है। पुंसवन संस्कार जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए किया जाता था। पुंसवन संस्कार जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए किया जाता था। ठीक है। पुंसवन संस्कार कब किया जाता था? इसका अगर हम मनुस्मृति के हिसाब से बात करें तो पुंसवन संस्कार मनुस्मृति में गर्भावस्था के चौथे महीने में किया जाता था। लेकिन गृह सूत्र की बात करें तो गृह सूत्र में जो है उसमें दूसरे से लेकर 8वें महीने के मध्य जो है ये पुंसवन संस्कार किया जाता था। ठीक है। उसके बाद में है जो है तीसरा है हमारा सीमंतोनयन संस्कार। सीमंतोनयन संस्कार क्या होता था? ये गर्भावस्था के चौथे महीने में ही किया जाता था ये। ठीक है। सीमंतोनयन संस्कार क्यों किया जाता था? ये शिशु की रक्षा के लिए किया जाता था। ठीक है। जो गर्भावस्था में शिशु पल रहा होता है उसकी सुरक्षा के लिए जो है, उसकी रक्षा के लिए जो है सीमंतोनयन जो है संस्कार किया जाता था। ठीक है। उसके बाद में जो है ये सीमंतोनयन संस्कार जो है ये भी चौथे महीने में ही किया जाता था। ठीक है। गर्भावस्था के चौथे महीने में ही किया जाता है सीमंतोनयन संस्कार। और उसके बाद में जो है इसमें जो इस संस्कार में होता क्या था, इसमें जो है पति अपने पत्नी के जो है केस संवारता था, यानी पति जो है अपनी पत्नी के जो है बालों को संवारता था इस संस्कार में। ठीक है। उसके बाद में जो चौथा संस्कार है वो जातक्रम संस्कार। जातक्रम संस्कार क्या होता है कि यह जो है जब शिशु जन्म लेता है, शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही ये संस्कार किया जाता है, जातक्रम संस्कार। ठीक है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही जातक्रम संस्कार किया जाता था। ठीक है। और उसके बाद में इस संस्कार में होता क्या था? इस संस्कार में क्या होता था कि जो पिता होता था वो पुत्र को जो है सोने के चम्मच से, ठीक है, सोने के चम्मच से शहद घी या मक्खन जो है उसको चटवाता था। ठीक है। मतलब उसके जो जीभ पे लगाता था, तो ये संस्कार मतलब हो जाता था, जातकर्म संस्कार। ठीक है। उसके बाद में फिर है पांचवा संस्कार है नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार जो है ये शिशु के जो है जन्म के 10 से 12 दिन के बाद किया जाता था। ठीक है। जो शिशु होता था उसके जन्म के 10 से 12 दिन के बाद जो है जातकर्म संस्कार किया जाता था। ठीक है। इसमें क्या होता है, शिशु का नाम रखा जाता था कि शिशु का नाम क्या होगा। जैसे किसी भी व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का अपना नाम होता है, उसी तरीके से इसमें जो है शिशु का नाम रखा जाता था कि शिशु का नाम क्या है। ठीक है। फिर है छठा, मतलब जो छठवां हमारे संस्कारों में की संख्या, जो हम इस संस्कारों में जो हम सीक्वेंस के हिसाब से रख रहे हैं कि जैसे जन्म के हिसाब से फिर उसके बाद कौन सा संस्कार आता था उसके, इस जो है वीडियो में हमने जो है उन संस्कारों को एक सीक्वेंस से रखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद में है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार में क्या होता था कि इसमें शिशु जो है पहली बार, ठीक है, इसमें जो है शिशु पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था। ठीक है। जो मतलब जो है जो
शिशु का पिता होता था वो पहली बार जो है अपने पुत्र को जो है घर से बाहर ले जाकर सूर्य के दर्शन कराता था। यानी कि उससे पहले जो है शिशु जो है घर से बाहर नहीं निकलता। ठीक है। और अगर हम मनुष्य जो है मनुस्मृति के हिसाब से अगर इसकी बात करें, इसका टाइम पीरियड देखें, तो ये जो है जन्म के चौथे 4 महीने के बाद होता था। यानी कि 4 महीना तक जो है शिशु होता था वो मतलब सूर्य के दर्शन नहीं करता था। उसके बाद में है नंबर 7 जो है अन्नप्राशन। ठीक है। अन्नप्राशन संस्कार में क्या होता था कि जो शिशु होता था इसमें जो ये जब 6 महीने के बाद होता था। ठीक है। 6 महीने में किया जाता था इसको। ये जब शिशु का जन्म हो जाता था तो उसके 6 महीने बाद ये संस्कार यानी 6वें महीने में किया जाता था। ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि शिशु को पहली बार आहार ग्रहण कराया जाता था। यानी कि 6 महीने तक शिशु माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं खाता था। और इसमें सबसे पहले 6 महीने के बाद जो है शिशु को पहली बार जो है अन्न ग्रहण कराया जाता था। ठीक है। उसके बाद में क्या है चड़ाकर्म संस्कार। 8वां जो है चड़ाकर्म संस्कार। चड़ाकर्म संस्कार में क्या होता था, जब शिशु 3 वर्ष का हो जाता था तब यह संस्कार किया जाता था। इसमें क्या होता था कि शिशु के जो है पूरे बाल जो होते थे वो काट दिए, मतलब छिल दिए जाते थे एक तरीके से। और जो एक चड़ा होता है, चड़ा मतलब एक चोटी, जो थोड़ा सा चोटी टाइप से जो होता है वो छोड़ दिया जाता था। ठीक है। ये चड़ाकर्म संस्कार होता था। उसके बाद में है कर्ण छेदन संस्कार। ठीक है। कर्ण छेदन संस्कार क्या होता था कि इसमें जो है शिशु के कान छेद दिए जाते थे। ठीक है। कर्ण छेदन जैसा नाम से ही पता चल रहा है संस्कार का कि कर्ण छेदन होगा। ठीक है। ये क्या होता था 3 से 5 वर्ष के मध्य किया जाता था। ये जो है 3 मनुस्मृति के हिसाब से अगर बात की जाए, मनुस्मृति के अनुसार जो है उसमें दिया हुआ है कि 3 से 5 वर्ष के मध्य जो है चड़ाकर्म संस्कार किया जाता था। अरे सॉरी, कर्ण छेदन संस्कार किया जाता था। ठीक है। तो कर्ण छेदन संस्कार में क्या होता था कि कर्ण छेदन में संस्कार में जो है शिशु के कान को छेदा जाता था। ठीक है। उसके बाद में 10 नंबर जो है इसमें है विद्यारंभ अथवा पट्टी पूजन। विद्यारंभ को ही पट्टी पूजन ही कहा जाता था। ठीक है। विद्यारंभ अथवा पट्टी पूजन में क्या होता था कि जैसे आज क्या हुआ कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम उसको सिखाने लगते हैं बुआ, काका, काकी, नाना, नानी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें जो उसको बचपन से ही हम सिखाते रहते हैं। फ़ोन में ही सिखा देते हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था जब शिशु को पहली बार शिक्षा दिया जाता था। ठीक है। जब पहली बार उसका जो है विद्या आरंभ कराया जाता था सबसे पहले तो उसको बोलते थे विद्या आरंभ संस्कार। ठीक है। ये जो है 5 मनुस्मृति के हिसाब से बात करें तो ये जो है 5 वर्ष की आयु में होता था। ठीक है। इसमें क्या होता था कि सबसे पहले बात की जाए तो इसमें जो शिशु होता था वो शिशु के हाथों से जो है, ठीक है, शिशु के हाथों से एक पट्टी होता था, स्लेट टाइप से होता नहीं था जैसे आज के कुछ टाइम पीरियड पहले। तो उस पट्टी पे जो है जो शिशु होता था उसके हाथों से ओम लिखाया जाता था। ठीक है। ओम लिखाया जाता था उसके हाथों से। तो ये संस्कार जो है संपन्न होता था। ठीक है। उसके बाद में है जो ये हमारा जो है 10वां संस्कार था। उसके बाद में 11वां संस्कार उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्कार है। ये संस्कार जो है सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार है। इसको जो है शिशु का या बालक का जो है दूसरा जन्म भी कहा जाता है। ठीक है। उपनयन संस्कार ये जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्कार है। ठीक है। इसी संस्कार के बाद ही कोई बालक जो है विद्या अर्जन के लिए जो है अपने जो है गुरु के पास जाता था। ठीक है। और हम आप लोगों को बता दें कि ये जो है जैसे 4 वर्ण होते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ठीक है। इन चारों वर्णों में से जो है सिर्फ और सिर्फ जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य को जो है वो वैश्य में जो हमारे 4 वर्ण होते थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। ठीक है। इन चारों में से सिर्फ 3 वर्णों को जो है उपनयन संस्कार का अधिकार था। ठीक है। देखिए यहीं पे बीक किया जा रहा था लोगों को बीक कैसे किया जाता है। कोई भी व्यक्ति जो है अपना विकास किससे करता है, ज्ञान अर्जन से। ठीक है। जब कोई व्यक्ति ज्ञान अर्जन कर लेता है तभी उसके बाद में वो डॉक्टर, इंजीनियर जो है बहुत सारी चीजें जो उसका जो है जितनी भी पहुंच एक तरीके से कहा जाए जितने बड़े ऑफिसर हैं उसके ज्ञान अर्जन से होता था। लेकिन यहाँ पे क्या था कि उपनयन संस्कार जो है सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को प्राप्त था। यानी कि जो शूद्र थे उनको उपनयन संस्कार का अधिकार ही नहीं प्राप्त था। और जो
दूसरी चीज है, इनका जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे, इन तीनों को जो है इनका जो है एक अलग अलग जो है टाइम पीरियड था। इनका एक अलग अलग टाइम पीरियड था कि कब ये जो है इस संस्कार को प्राप्त या ग्रहण कर सकते हैं, कब ये संस्कार ग्रहण कर सकते हैं, किस टाइम पीरियड में कर सकते हैं, कितनी उम्र में कर सकते हैं, इनका सबका अलग अलग था। जैसे सबसे पहला ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण जो है वसंत ऋतु में उपनयन संस्कार जो है ग्रहण करता था, यानी उपनयन संस्कार उसका जो वसंत ऋतु में होता था, ठीक है, ब्राह्मणों का वसंत ऋतु में होता था। और इसकी जो है आयु जो है 8 वर्ष की होती थी। 8 वर्ष की आयु में जो है ब्राह्मणों का जो है उपनयन संस्कार होता था और वसंत ऋतु में होता था। और जो इसमें जो यज्ञोपवीत जो ग्रहण कराया जाता था, ये होता था सूत का बना होता था, ठीक है, ये सूत का बना होता था, इनका यज्ञोपवीत ग्रहण कराता था। फिर उसके बाद में क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय का जो है, क्षत्रिय जो है इनका उपनयन संस्कार जो है ग्रीष्म ऋतु में होता था, ग्रीष्म ऋतु में। और उसके बाद में जब 11 वर्ष की इनकी आयु हो जाती थी, तब जो है 11 वर्ष की आयु में जो है इनका उपनयन संस्कार होता था, 11 वर्ष की आयु में। और उसके बाद में जो है इनको जो यज्ञोपवीत ग्रहण कराया जाता था, वो जो है सन का बना होता था, ठीक है। उसके बाद में है जो है वैश्य। वैश्य की अगर बात करें तो इनका जो है शीत ऋतु में जो है, शीत ऋतु में इनका जो है उपनयन संस्कार होता था, ठीक है। उसके बाद में जो है शीत ऋतु में इनका उपनयन संस्कार होता था और इनकी जो आयु होती थी वो होती थी 12 वर्ष। 12 वर्ष की आयु में ये जो है उपनयन संस्कार ग्रहण कर सकते थे। और उसके बाद में जो है यज्ञोपवीत, जो इनका यज्ञोपवीत होता था वो ऊन का बना होता था। अब आप लोग यही समझिए, यहीं से जो है, जैसे जो कहते हैं हमारे समाज में जो दलित समाज है, यहीं से जब हमारे जो शूद्र लोग थे, जब उनको उपनयन संस्कार नहीं होता था उनका, तो अगर उपनयन संस्कार नहीं होता तो बिना उपनयन संस्कार के जो है, बिना उपनयन संस्कार के वो जो है क्या कहते हैं विद्या ग्रहण करने के लिए अपने जो है गुरु के पास नहीं जा पाएंगे। और जब गुरु के पास नहीं जा पाएंगे तो अपना विकास नहीं कर पाएंगे, यानी कि वो जो है वही जो नीच काम होंगे वही वो उनके लिए छोड़ दिया गया यहीं से, ठीक है। इसीलिए जो है इसको जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट संस्कार भी कहा जाता है। उसके बाद में जो हमारा 12 नंबर का जो हमारा 12 नंबर में संस्कार है, 12वें नंबर पे जो है वो है क्या है, वेदारंभ, ठीक है। वेदारंभ में क्या होता था कि जैसे पुराने टाइम पीरियड में अगर हम बात करें तो वेदारंभ मतलब वेदों से ही पढ़ाई होती थी बेसिकली, ठीक है। तो जब विद्यार्थी जो उपनयन संस्कार के बाद जो है वो अपने गुरु के पास जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता था, ठीक है, तो उसका जो है वेदारंभ संस्कार किया जाता था। वेदारंभ संस्कार कब किया जाता है, वेदों को पढ़ने से पूर्व किया जाता था। जब उसका वेदारंभ संस्कार कर दिया जाता था तब उसके बाद में उसको जो है ये अधिकार हो जाता था कि जो है वो वेद को पढ़ सके, ठीक है। इसी के लिए उसका जो है वेदारंभ संस्कार किया जाता था, ठीक है। उसके बाद है केशांत संस्कार। केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहते हैं, ठीक है। केशांत संस्कार में क्या होता है कि जो विद्यार्थी होता है वो अपने केशों को कटवा लेता है, ठीक है, बालों को अपने कटवा लेता है। बालों को कटवाने के बाद जो है अपने गुरु को जो है गो जो है दान में देता है, ठीक है, गाय को जो है दान में देता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होता है, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में क्या होता है, ये जो है 14 नंबर है, समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में क्या होता है, जब एक स्टूडेंट जो है अपनी पूरी जो है शिक्षा ग्रहण कर लेता था, ठीक है। जैसे जो केशांत संस्कार था वो 16 वर्ष की आयु में किया जाता था। उसके बाद में जो समावर्तन संस्कार है, ठीक है, समावर्तन संस्कार में क्या होता है, जब एक विद्यार्थी अपनी जो है शिक्षा ग्रहण कर लेता था पूर्ण रूप से, ठीक है, तो अपने गुरु को जो है गुरु दक्षिणा देता था। गुरु दक्षिणा देने के बाद में वो अपने घर चला जाता था, ठीक है, और स्नातक की उपाधि प्राप्त करके वो अपने घर चला जाता था। जब ये समावर्तन संस्कार में क्या होता था कि एक जो है विद्यार्थी अपनी पूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के बाद में, अपनी पूरी शिक्षा ग्रहण करने के बाद में जो है वो अपनी जो है अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देता था और उसके बाद में स्नातक की उपाधि ग्रहण करने के बाद जो है वो अपने घर चला जाता था, ठीक है। उसके बाद में क्या होता था कि उसका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही पॉपुलर आज भी ये माना जाता है, ठीक है, आज भी क्या हमेशा माना जाएगा, ठीक है, जब तक शायद ह्यूमन बींग्स जब तक है, विवाह संस्कार, ठीक है। 15 नंबर विवाह संस्कार।
अब विवाह संस्कार के ऊपर मैं जो है इसका जो है एक अलग वीडियो बनाऊंगा। विवाह संस्कार के उद्देश्य क्या है, प्रकार क्या है, जैसे मनुस्मृति के हिसाब से जो जैसे कि विवाह के प्रकार 8 प्रकार बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उससे बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है विवाह के ऊपर जो है एक अलग से इसका वीडियो बनाएंगे, लेकिन बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय विवाह के संस्कार के बारे में हम दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। विवाह संस्कार में क्या होता है कि जब विद्यार्थी जो है अपनी पूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के बाद, स्नातक करने के बाद जब अपने घर जाता था, ठीक है, तो जब अपने घर जाता था तो वहां पे उसका जो है विवाह कर दिया जाता था, और वो ब्रह्म आश्रम से गृह आश्रम से जो ब्रह्मचर्य आश्रम से, ठीक है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता था। ये होता था विवाह संस्कार, ठीक है। उसके बाद में है 16वां नंबर अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार में क्या होता है, ये मनुष्य का जो है, जो मनुष्य होता है या व्यक्ति होता है, उसका अंतिम संस्कार होता है, ठीक है। यही एक ऐसा संस्कार है, ये एक ऐसा संस्कार है, ठीक है, कि जो मनुष्य के मरणोपरांत किया जाता है, मतलब जो मनुष्य मर जाता है उसके बाद ये संस्कार किया जाता है। इसको अंतिम संस्कार भी कहते हैं, ठीक है, अंत्येष्टि संस्कार। यह संस्कार, इस संस्कार को जो है जो व्यक्ति होता है, जो मनुष्य होता है, उसका जो है पुत्र करता है, ठीक है। व्यक्ति के मर जाने के बाद में उसका पुत्र जो है अंत्येष्टि संस्कार करता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के परीक्षाओं में ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो विवाह संस्कार है इस पे थोड़ा सा ब्रीफ में जो है हम एक अपना एक अलग से वीडियो बनाएंगे उसके बाद जो है, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।